हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में पहेली और पूजो जो हैं अपने अंकल के घर में जाते हैं समर वेकेशंस के लिए। और उनके जो अंकल है उनका एक फार्म होता है जिसमें वो देखते हैं कि उनके पास कितने सारे टूल्स हैं, जैसे कि खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लॉ एक्सेट्रा। उनके पास कितने सारे टूल्स होते हैं, वो देखकर वो सोचते हैं कि इन टूल्स का यूज़ क्या है। जो पूजो होता है वो जानना चाहता है कि इन टूल्स से किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले ये है कि हमने जो पिछली क्लासेस हैं उनमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, और जो प्लांट्स हैं वो उनका खुद का खाना बना सकते हैं। और हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद का खाना सिंथेसाइज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। पर जो एनिमल हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, हम सब अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए हम अपने खाने के लिए एनिमल्स पर निर्भर करते हैं, या फिर हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। और हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि हमें जो एनर्जी है वो सारी फूड से मिलती है, जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, ताकि जो बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस है जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन हो सके। और हमारे पास जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दोनों से मिल सकता है। और जो हमारे पास पहेली है वो जो कहता है वो जानना चाहते हैं कि फूड प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर होती कैसे है। तो हमारे पास जो लार्ज स्केल पर इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे सही तरह खाना मिल कैसे पाता है। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब खाने का बंटवारा है और खाने को मैनेज करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है, उसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि मतलब पुराने टाइम में, मतलब आज से 10,000 BC पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब वो ऐसे ही आसपास भटकते रहते थे खाने के लिए। वो ग्रुप्स बनाते थे और जगह जगह पर खाने की तलाश में भटकते रहते थे और घर ढूंढते रहते थे। और उसके बाद वो जो रॉ फ्रूट्स होते हैं वो खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और हंटिंग भी करते थे ताकि उन्हें खाना मिल सके। पर उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना, मतलब फसलें उगाना सीख लिया, और उन्होंने फसलें उगाना और ऐसे उगाते गए, और फसलें उगाने से ही जो एग्रीकल्चर था उसका जन्म हुआ। और उसके बाद जब हम किसी भी एक काइंड के प्लांट को एक बहुत ही बड़े एरिया पर लगाते हैं तो उसे हमें क्रॉप कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट जो है वो भी एक क्रॉप है। और हमारे पास जो प्लांट हैं उसे एक ही फील्ड में, एक ही जो वीट का खेत होता है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का वीट का प्लांट को बहुत बड़े खेत में लगाया जाता है, उसे कहते हैं क्रॉप। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं वो हमें क्रॉप से मिलते हैं। और हमारे पास जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, मतलब जो कि मौसम के बेसिस पर जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इंडिया में जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली दो टाइप्स की क्रॉप होती हैं इंडिया में, जिन्हें कि जिनमें से एक को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी टाइप की क्रॉप्स होती है रबी क्रॉप्स। जो हमारे पास खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो हमारे पास रेनी सीज़न में जिन्हें बोआ जाता है। जैसे कि जून से लेकर सितंबर तक हमारी इंडिया में रेनी सीज़न होता है। तो और रेनी सीज़न में हमारे पास पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ऐसी वाली जो सारी क्रॉप्स हैं उन्हें बो दिया जाता है। और जून के महीने पहले बो दिया जाता है और सितंबर में इन्हें काट लिया जाता है। और हमारे पास जो सेकंड टाइप्स ऑफ क्रॉप आती हैं वो आती हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें विंटर सीज़न में उगाया जाता है। उन्हें मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में उगाया जाता है। तो उन्हें अक्टूबर में बो दिया जाता है और मार्च में उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और जो ये सारी क्रॉप्स होती हैं उनमें से जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, जो हमारे पास मेन क्रॉप्स हैं रबी की क्रॉप्स के मौसम में। और ऐसा होता क्यों है कि हमें मतलब कोई क्रॉप्स को सिर्फ हम रबी के मौसम में उगा सकते हैं और कोई को खरीफ के मौसम में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कि राइस है, अगर हम उसे मतलब सही मौसम में नहीं बोएंगे तो वो ज़्यादा पानी की वजह से मतलब हो सकता है उसे कम पानी मिले या ज़्यादा पानी मिल जाए और वो क्रॉप ख़राब हो जाए। इसलिए हमारे पास डिफरेंट सीजन्स के लिए डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है बेसिक प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक काम है वो कौन से किए जाते हैं। तो हमारे पास इसमें कितने सारे टाइप के काम आते हैं, जैसे कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, जो हमारे पास मेन काम है। और इन सभी सारे कामों को मिलाकर कहा क्या जाता है, ये सारे कामों को मिलाकर कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। हमारे पास सबसे पहले आते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी सबसे पहली जो प्रैक्टिस है उसे कहा जाता है। इसमें जो सॉइल है उसे प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसमें फसल को उगाया जा सके। तो हमारे पास सबसे जो ये सब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है क्रॉप को उगाने के लिए। और हमें इसके लिए सॉइल को लूज़ करना होता है। और इससे जो सॉइल जो लूज़ हो जाती है, फिर जब हम उसमें प्लांट लगाते हैं जो उसकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी में अंदर तक दब जाती हैं और अच्छे से सॉइल में सांस ले पाती हैं, और वो अच्छे से सांस ले पाएंगी तो फसल अच्छी होगी। इसीलिए हमें जो है क्रॉप को हिलाना डुलाना चाहिए और प्रेपरेशन ऑफ सॉइल को करना चाहिए। तो हमारे पास जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें ऐसा होता है कि जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है उससे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे फसल में बढ़िया काम करते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, मतलब फार्मर के लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो है ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट हो जाती है। और जो ह्यूमंस हैं, मतलब और जो ह्यूमस है सॉइल की, वो सारी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और हमारे पास हमने प्रीवियस का क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉइल है उनमें कितने सारे मिनरल्स होते हैं, और एयर और वाटर जो और कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और कितने सारे डेड प्लांट्स एनिमल्स जो डिकम्पोज होकर भी मतलब सॉइल में डिकम्पोज होकर चले जाते हैं, और हमें सॉइल से जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिर से मिट्टी में चले जाते हैं, मतलब जब हमारे पास जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है तो दोबारा वो मिट्टी में चला जाता है, जब वो मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ मरने के बाद। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स दोबारा से अब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कि एक प्लांट मर जाता है तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, पर जो दूसरे प्लांट्स होते हैं तो उसी वाले जो प्लांट है उसके जो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको सक कर लेते हैं, मतलब उन्हें ले लेते हैं। और उसके बाद जो हमें मिट्टी के जो फ्यू सेंटीमीटर होते हैं, मतलब ऊपर से 1 या 2 सेंटीमीटर तक की जो लेयर होती है मिट्टी की, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। इसलिए हमें उसे टर्निंग और लूजनिंग करनी चाहिए ताकि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशंस जो है, मतलब जो विटामिन और मिनरल्स फसल के लिए हमें चाहिए, उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके और उन्हें प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन मिल सके। और हमारे पास जो टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और लूजनिंग ऑफ और टर्निंग, मतलब लूजनिंग करना, उसे ढीला ढीला करना और उसे टर्न करना को सॉइल में जब हम करते हैं तो उसे टिलिंग और प्लॉइंग कहा जाता है। तो हमारे पास जो प्लॉइंग होती है, मतलब मिट्टी को जो हिलाने की प्रैक्टिस है, उसमें जो प्लॉइंग होती है उसे एक वुड और आयरन के बने हुए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे प्लॉ कहा जाता है। जो है अगर सॉइल कुछ ज़्यादा ड्राई होगी तो जो प्लॉ है उसे चलाने से पहले हमें खेत में पानी डालना होगा, और उसके बाद हम जो प्लॉइंग उसे कर सकते हैं। और जो सॉइल है उसमें जो बड़े बड़े क्रम्स होंगे या उनके पीसीज होंगे वो प्लॉइंग से हट जाएंगे, और जो बड़े बड़े क्रम्स हैं उन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है ताकि जो है फील्ड अच्छे से लेवल हो सके, मतलब अच्छे से एक स्तर पर आ सके, और जो है इरिगेशन अच्छे से हो सके, और जो मिट्टी में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जितना भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो सारे मिल सकें, और मिट्टी में कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जा सके टिलिंग एंड प्लॉइंग के बाद। इससे जो है सॉइल का प्रॉपर मिक्सचर बन जाता है, और इससे हमारे सॉइल की ग्रोथ में हेल्प भी मिलती है। और हम मिट्टी को पानी भी दे सकते हैं क्रॉप उगाने से पहले।
अब हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो टूल्स हमारे पास यूज़ होते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में, वो सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हम देखेंगे। जैसे कि बिफोर सोइंग सीड्स, मतलब जो हमें बीज है उसे बोने से पहले जो जो बीच में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े बीच में पत्थर वगैरह होते हैं, उसे तोड़ने के लिए और उन्हें ग्रेन्स के साइज़ का करने के लिए, मतलब जो हमें फसल बोनी है उसमें जो दाने हैं उनके साइज़ का करने के लिए और अच्छी फसल के लिए हमें ये करना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये हम कितने सारे टूल्स के साथ कर सकते हैं, पर इसमें जो मेन टूल हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ हो रहा है वो है प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। जो प्लॉ एंड हो है वो हमारे पास पुराने टूल्स हैं और कल्टीवेटर न्यू टेक्नोलॉजी का न्यू टूल है। हमारे पास आगे आता है जो हमारे पास प्लॉ होता है। ये एक पुराना टूल है और दिस इज़ बीइंग यूज सिंस द एशियन टाइम। ये हमारे पास काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है टिलिंग एंड प्लॉइंग ऑफ सॉइल के लिए, और उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, क्रॉप बनाने के लिए, जो वीड्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, सॉइल को स्क्रैप करने के लिए, और ऐसे सारे कामों के लिए हम प्लॉ को यूज़ करते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स एंड और अदर एनिमल्स। जो हमारे पास प्लॉ होता है वो वुड का बना हुआ होता है और इसे मतलब चलाया जाता है पेयर ऑफ बुल्स या कोई और एनिमल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है इसे चलाने के लिए। जैसे हम हॉर्स और कैमल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमें बुल्स नहीं मिल रहे और हमारे पास हॉर्स और कैमल है। तो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशियर। इसके बाद इसके सामने एक मतलब बड़ी सी ट्रायंगल शेप की बनी हुई एक स्ट्रिप होती है आयरन की, जिसे कि प्लॉशियर कहा जाता है। और इसका जो मेन पार्ट होता है वो एक लंबी सी रॉड होती है वुड की बनी हुई, जो कि जिसे प्लॉ शैफ्ट कहा जाता है, जिसे कि प्लॉ शैफ्ट कहा जाता है। देयर इज़ अ हैंडल ऑन वन एंड ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पर एक हैंडल होता है उसके वन एंड पर, मतलब उसके एक एंड वाले किनारे पर, और अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम। और जो हमारे पास जो दूसरा एंड होता है वो एक बीम के साथ अटैच्ड होता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, मतलब जो बुल के ऊपर रखा हुआ होता है। दिस पेयर ऑफ द वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड मैन कैन ईजीली ऑपरेट अ प्लॉ। हमें एक मतलब पेयर ऑफ बुल्स मतलब दो बुल्स और एक इंसान जो है इस प्लॉ को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। जो हमारे पास ये वुडन प्लॉ होता है, ये वुडन प्लॉ होता है उसे आज के ज़माने में आयरन प्लॉज ने रिप्लेस कर दिया। मतलब वुडन प्लॉ हमें बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर हमें आयरन प्लॉज को देखने को मिलते हैं। और हमारे पास जो सेकंड टूल आता है वो है हो एक सिंपल टूल है। हो एक बहुत ही सिंपल टूल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वीड्स को खेत में से हटाने के लिए, लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए। इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है जो कि वुड या आयरन की बनी होती है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेल्ट प्लेट होती है, मतलब एक बहुत चौड़ी सी बेल्ट जैसी एक प्लेट सी होती है जिसमें आयरन फिक्स होता है उसके एक एंड पर, और उसके सामने एक मतलब जो आयरन एक एंड पर फिक्स होता है वो एक ब्लेड की तरह काम करता है, और इसे एनिमल्स द्वारा पुश किया जाता है। मतलब कुछ एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है इसे पुश करने के लिए। और हमारे पास ये एक हो की फ़ोटो भी दी गई है, इसे हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि यहाँ से हम इसे ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर बीम है जिसे मतलब एनिमल के ऊपर लगाया जाता है। ये एक रॉड है जो कि आयरन या वुड की बनी होती है, और ये बेल्ट प्लेट है जिसे यूज़ किया जाता है। और हमारे पास एक और न्यू टूल है जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, जो कि मैं यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो ये जो टूल है हमारे पास उसे ट्रैक्टर के साथ लगा दिया जाता है। मतलब ये कल्टीवेटर यहाँ पर पीछे शो किया गया है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये एक पीछे कल्टीवेटर शो किया गया है। इसी तरह ट्रैक्टर के साथ ये मतलब सामने एक ट्रैक्टर है, इसके साथ इसे चलाया जाता है, मतलब ट्रैक्टर के पीछे से अटैच कर दिया जाता है और ये चलता रहता है पीछे। और ये जो
कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है, ये एक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। आज के टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इससे जो हमारे पास लेबर है, जो हमारे पास लोगों की, कितने ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ता है, उसका जो लेबर बचता है और हमारे पास टाइम की भी सेविंग होती है। और इसी तरह से हम कल्टीवेटर से अपनी खेत को आराम से बो सकते हैं, हमें ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास जो ये अगला पार्ट है वो है सोइंग। सोइंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन है। इसका मतलब है जो फसल है उसे उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोइंग। हमें बीज को कैसे बोना है वगैरह जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज को बोने से पहले जो हमें गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं, जो अच्छी वैरायटी के, अच्छी किस्म के बीज होते हैं, उन्हें चूज़ किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी। जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो क्लीन एंड हेल्दी होते हैं। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स हैं वो ये सीड्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छी फसल देते हैं। हमारे पास आगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स हम कैसे करते हैं? वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन्स। जो हमारे पास जो पहेली है वो अपने मम्मा को एक दिन देखती है कि उसके जो मम्मा होते हैं वो ग्राम सीड्स को एक वेसल में डालते हैं और उनमें से थोड़ा सा पानी डालते हैं, और फिर थोड़े से टाइम के बाद जो सीड्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत हैरान होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे पास आगे इसके लिए रिलेटिंग एक एक्टिविटी भी है 1.1। इसमें हमें कहा गया है कि हमें एक बीकर में सीड लेने हैं, मतलब उस बीकर में आधा पानी डालना है और उसमें हैंडफुल ऑफ वीट के सीड्स डालने हैं और उसे अच्छे से मिक्स करना है। और बाद में उस बीकर में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। इस क्वेश्चन का मतलब हमें ये पूछा गया है कि उनमें से कुछ सीड जो हैं वो पानी पर फ्लोट करते हैं कि नहीं करते। तो हाँ, ऐसा होता है कि पानी पर कुछ सीड फ्लोट करते हैं। वो इसीलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो पानी से मतलब जो हैं वो बाकी सीड से कंपैरेटिवली लाइटर होते हैं, मतलब वो डैमेज्ड होते हैं। वो डैमेज इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अंदर से हॉलो होते हैं और उनमें कुछ होता नहीं है, इसी कारण वो पानी पर फ्लोट करते हैं। और जो वो सीड्स होते हैं उनके अंदर कोई कीड़ा घुसकर मतलब उनका जो अंदर का मटेरियल होता है उसे खा चुका होता है, इसीलिए वो अंदर से डैमेज हो गए होते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है गुड क्वालिटी सीड्स को सेपरेट करने का और जो डैमेज्ड हैं उन्हें अलग निकालने का। तो हमारे पास सोइंग करने से पहले हमें जो सोइंग करने के दो तरीके हैं, मतलब दो जो गुड मेथड्स ट्रेडिशनल टूल्स हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास ट्रेडिशनली जो टूल है सोइंग के लिए, वो जो टूल है उस टूल में एक फनल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिसके आगे उसे 3 मतलब पाइप्स के साथ सेपरेट किया होता है, और वो जो सेपरेट एंड्स होते हैं वहाँ से जो सीड्स है बाहर आते रहते हैं और खेत में चले जाते हैं। और इसका हमारे पास एक नीचे फिगर भी दिया गया है। इसमें जो फार्मर है यहाँ ऊपर से सीड्स को डाल रहे हैं यहाँ पर से, और जो सीड्स हैं वो नीचे से यहाँ पर से जो है खेत में जा रहे हैं। और इसी तरह से जो ये सीड्स होते हैं सारे खेत में ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं और जो ये पेयर ऑफ बुल्स हैं ये आगे चलते रहते हैं और जो सीड्स हैं उन्हें स्प्रेड करते रहते हैं। और हमारे पास आगे सीड के लिए आ रहा है एक न्यू मशीन, हमारे पास जो मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रही है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आज के दिनों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसकी हमारे पास ऊपर एक फिगर भी है। ये एक सीड ड्रिल है जिसे हम ट्रैक्टर के सामने ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और ये मतलब खेत में चलती रहती है और इससे यहाँ पर से खेत में जो सारे सीड्स जाते रहते हैं। ये जो टूल है उसमें जो सीड्स हैं वो ट्रैक्टर के साथ मतलब इसे लगा दिया जाता है और जो सीड्स हैं वो अच्छे से खेत में यूनिफॉर्मली मतलब एक गुड मैनर में अच्छे से मतलब हर जगह पर एक समान जो है बीज वो स्प्रेड हो जाते हैं, और वो भी मिट्टी की एकदम डेप्थ में, और मतलब उसमें और ज़्यादा ऊपर से मिट्टी भी नहीं डालनी पड़ती और मतलब बर्ड्स भी उसे डैमेज नहीं कर सकते, और इसी तरीके से जो सीड्स हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो पाते हैं। और हमारे पास जो आगे है उसमें बताया गया है कि अगर हमें जो सीड्स हैं उन्हें ओवर क्राउडेड होने से बचाना है और उन डैमेज होने से बचाना है
और हमें अपने गुड प्लांट्स को भी पैदा करना है, तो हमें उसके लिए ओवर क्राउडिंग को रोकना होगा। ओवर क्राउडिंग होता क्या है, जब हम एक खेत में कितने सारे सीड्स को लगा देते हैं तो उन्हें ना सफिशिएंट सनलाइट मिल पाती है, ना न्यूट्रिशंस, ना वाटर, और वो अच्छे से सॉइल में मतलब रह भी नहीं पाते। इसलिए जो सारे सीड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और प्लांट्स भी उग नहीं पाते। इसलिए उन्हें अच्छे से सही डिस्टेंस पे लगाना ज़रूरी है। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक सीड को कहीं भी लगा देते हैं और बाद में उसे उखाड़ कर सही जगह पर खेत में लगाते हैं, ताकि वो सही तरीके से ग्रो हो सकें। और ऐसा काम कितनी सारी नर्सरीज़ में किया जाता है, ताकि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को का सही यूज़ हो सके और कोई भी सीड वेस्ट ना हो, और अच्छे से प्लांट्स ग्रो भी हो सकें और अच्छी फसल भी हो सके।